गुड मॉर्निंग। आ गया मैं। गुड मॉर्निंग। Yeah. My pleasure. Thank you so much, Vijay. Thank you. विजय 1 मिनट। आज आवाज कम है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। ओके ओके। नहीं सुन अच्छा ठीक है, मेरी आवाज ठीक आएगी। ओके ठीक है। या वेलकम वेलकम। थैंक यू विजय, थैंक यू। या हेलो एवरीबॉडी। आपको आपकी आपको इस मीटिंग में आप सबका वेलकम है। और आई एम श्योर आपको इस मीटिंग के बाद बहुत कुछ, इस मीटिंग में बहुत जानकारी मिलेगी और उसके बाद आप बहुत लोगों का भला कर पाएंगे। आज की जिस टॉपिक में बात करने वाला हूं वो ये है कि आजकल बीमारियों का तो कोई अंत नहीं है। स्वास्थ्य नाम की चीज तो आजकल है ही नहीं। तो जिस चीज की मैं आज बात करने वाला हूं वो ये है कि हम बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं और हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच, एक पूर्णतया स्वास्थ्य को कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में अभी आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। आई एम श्योर इसको आप ध्यान से सुनेंगे और अपने लाइफ में उसको अपनाएंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन बॉडी के बारे में कि इंसान के शरीर की मशीनरी क्या होती है और कैसे काम करती है। ये इंसान का शरीर है जिसको एक फैक्ट्री के रूप में दिखाया गया है। ये दिमाग है, जिस दिमाग के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स है। फोटोग्राफी जो देखने का कंपार्टमेंट है, रीजनिंग, ये हम जहाँ स्टोरेज होती है। ये बंद हो गया, मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ।
ये दिमाग के अलग अलग कंपार्टमेंट, रीजनिंग होती है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जहाँ से नर्व सिस्टम है, ये लिवर है, ये हार्ट है, ये वाला फेफड़ा है, इसके पीछे दूसरा फेफड़ा है, ये हार्ट के वाल्व हैं, हार्ट के पंप हैं। ये जो लाल कण दिख रहे हैं ये साफ खून है, और जो लाल कण दिख रहे हैं ये गंदा खून। हमारे शरीर का पेट्रोल। हम खाना खाते हैं, जब खाना खाते मुंह में डालते हैं तो उसमें से जूसेस निकलते हैं। बोला जाता है कि इंसान को खाना 32 बार चबा के खाना चाहिए, तो चबाने से जो थूक के अंदर, सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, वहां से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, तो पेट में जाता है तो कई तरह के जूसेस उसमें मिलते हैं आके, और फिर खाना फर्दर उसको डाइजेस्ट किया जाता है। उसके बाद खाने को, ये एक वाल्व यहाँ पे होता है, ये वाल्व होता है, तो खाना फिर आंतों में जाता है। आंत में से कई जूसेस उसको और मिलते हैं। आंत में से कुछ चीजें खाने में से बाहर निकाली जाती हैं और लिवर को और भेज दी जाती है, और जो फालतू कचरा है वो हमारे शरीर से बाहर यहाँ से निकल जाता है। वहां से जो खाना जाता है वो लिवर के अंदर जाके उसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। लिवर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मुताबिक होता है, उसमें शुगर अलग, विटामिन अलग, सब चीजें अलग अलग की जाती हैं और उनको अलग अलग जगह पे स्टोर किया जाता है। जब शरीर में किसी चीज की जरूरत होती है तो लिवर उसको फिर वहां पे भेजता है। इस तरह की मशीन ये सिर्फ भगवान ही बना सकता है, इंसान नहीं बना सकता। और इस शरीर को देखभाल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला। जो बेस्ट डॉक्टर है दुनिया का वो है इंसान का शरीर। सबसे बढ़िया डॉक्टर इंसान का शरीर है, और उस शरीर के अंदर एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है, रक्षा प्रणाली, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और वो जो इम्यून सिस्टम है उसको हम अच्छे खाने पीने से और अच्छा सोने का पूरा टाइम और पूरा सही तरीके से उसको कुछ व्यायाम किया जाए, एक्सरसाइज किया जाए, उससे हम अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रख सकते हैं। ह्यूमन बॉडी बनता कैसे है? शुरू होता है ये सेल से। शुरू में 2 सेल मिलती हैं, एक आदमी की सेल, औरत की सेल। वो फिर आगे बढ़ती 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 फिर वो इकट्ठी होके फिर वो टिश्यूज बनाती है। टिश्यूज के बाद फिर अंग बनते हैं, हार्ट, दिल, दिमाग, पेट, और बहुत सारे अंग मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, उसमें दिल होता है, उसमें खून की नाड़ियां होती हैं, इसमें अलग 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 सिस्टम होते हैं, और ये पूरा मिलके बनता है ह्यूमन बॉडी, एक बहुत मजबूत मशीनरी। उसके अलग अलग जो अंग है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, वो अलग अलग सिस्टम है, लेकिन सबसे उनमें इंपॉर्टेंट है ये इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति। जो इम्यून सिस्टम है अगर वो सही है तो इंसान का शरीर दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर। इम्यून सिस्टम 3 मेन काम करता है। पहला है बायो इंटेलिजेंस, वो अपनी इंटेलिजेंस से वो ढूंढता है कि कहाँ कोई प्रॉब्लम है, कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ विषाणु हमारे शरीर में जा रहे हैं, कीटाणु हमारे शरीर में जा रहे हैं, कोई टॉक्सिन, जहरीले पदार्थ हमारे शरीर में जा रहे हैं, उनको वो पहचानता है, वो है बायो इंटेलिजेंस। उसके बाद होता है फैगोसाइटोसिस, कि वो जो गलत चीजें हैं, कीटाणु अंदर गए, विषाणु अंदर गए, जहरीले पदार्थ अंदर गए, उनको ये फैगोसाइटोसिस है, इम्यून सिस्टम उसको खा लेता है, एनगल्फ। उसके बाद होता है कीमोटैक्सिस, उसको खाने के बाद उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको निष्क्रिय कर देता है, केमिकल ब्रेकडाउन करके उसको निष्क्रिय कर देता है। और इम्यून सिस्टम हड्डी के अंदर होती है, खून के अंदर होती है, सेल लेवल पे होती है, और ये सब मिलके बनता है शरीर का नेचुरल हीलर, प्राकृतिक चिकित्सक। ये है इम्यून सिस्टम। बीमारियों के कारण क्या होते हैं? अगर हम अच्छा खाएं पिए, सोने की आदतें सही हो, टाइम सही हो, एक्सरसाइज सही हो, तो इम्यून सिस्टम सही काम करता है। लेकिन आजकल की जो इंसान की जीवन प्रणाली है
लाइफस्टाइल, उसकी वजह से धीरे धीरे इम्यून सिस्टम दर बदर खराब होता जा रहा है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारण है इसके। आज हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो वातावरण आज जहरों से भरा पड़ा है। आजकल के दिनों में जब से ये कोरोना वायरस ने अटैक किया है, अभी वातावरण शुद्ध हो गया है, क्योंकि सब कारें, फैक्ट्रियां, बसें सब बंद थी। लेकिन अब ये फिर शुरू हो जाएंगी तो दोबारा से ये टॉक्सिन पोल्यूशन हवा को, पानी को खराब करने लग जाएंगे, और ये जब हो जाएंगे तो हमारे बॉडी का जो नेचुरल हीलर है उसको ये बीमार कर देते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम। जब कोई इंसान को बीमारी आती है तो इंसान का क्या करता है? किसी डॉक्टर के पास जाता है या किसी अस्पताल में जाता है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उनको कोई दवाई लिख के देते हैं। वो जो दवाइयां होती हैं वो स्पेसिफिक किसी बीमारी के लिए होती है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई अलग है, किसी का ब्लड प्रेशर कम है उसकी दवाई अलग है, किसी का थायराइड ज्यादा काम करता है उसकी दवाई अलग है, जिसका थायराइड कम काम करता है उसकी दवाई अलग है, डिजीज स्पेसिफिक। फिर हर बीमारी लक्षण के मुताबिक होती है। सिर दर्द होता है तो उसकी अलग दवाई, टांग का दर्द है तो अलग दवाई, लक्षण के मुताबिक होती है। और जब भी हम अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। आप लोग शायद इसके बारे में इतना नहीं जानते होंगे, पर मैं पिछले जब से 45 साल से मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, ये मैं इस चीज को जानता हूँ कि अंग्रेजी दवाइयां कितना साइड इफेक्ट करती हैं। इनफैक्ट जब मैं पहले एलोपैथिक प्रैक्टिस करता था, मैं उस समय अंग्रेजी दवाएं पेशेंट को लिखने के मैं बहुत कंजूस होता था, क्योंकि मुझे पता था ये मैं दवाइयां उनको लिखूंगा, बीमारी से ठीक होने वाले तो नहीं है। कुछ टाइम के लिए लक्षण दब जाएंगे, बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन उनके साइड इफेक्ट से हो सकता है कोई ना और कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए। इसलिए मैं बहुत कंजूस होता था। अब तो मैं 18 साल से जब से एलोपैथी छोड़ी है, डीएक्शन से जुड़ा हूं, अब मैं खुश हूं कि मुझे उन चीजों से छुटकारा मिल गया। फिर जो दवाइयां होती हैं, एक दवाई दो तीन दवाइयां इंसान जब इकट्ठी खाता है तो उनकी आपस में कई तरह के इंटरेक्शन हो सकते हैं। आजकल क्या देखा जाता है, गांव में कोई छोटा मोटा कोई डॉक्टर किसी मेरे जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ साल 1.5 साल काम कर लिया और अपनी दुकान खोल के बैठ गया कि जी मैं तो डॉक्टर बन गया। अब किसी को जब कोई मरीज आया कोई बीमारी के लिए, उसको 4-5 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन बना के दे दिया। उसको ये नहीं पता कि ये दवाइयों का कॉम्बिनेशन देने में उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन होगा जो कि हमारे शरीर की सेल्स को, कोशिकाओं को और अंगों को नुकसान करेंगे, जिसकी वजह से और बीमारियां शुरू हो सकती हैं। ये उन लोगों को नहीं पता, पर ऐसा होता है। इसलिए मैं आपको भी ये राय दूंगा कि जब भी कभी कोई अंग्रेजी दवाई खानी हो तो अपनी मर्जी से नहीं खानी। किसी सड़क छाप, झोला छाप किसी डॉक्टर से दवाई नहीं लेनी, केमिस्ट से दवाई नहीं लेनी, किसी पढ़े लिखे डॉक्टर से ले लीजिए, और वो जो दवाई लिख के दी है वो केमिस्ट से लीजिए, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि कौन सी दवाई आपस में उनका इंटरेक्शन होता है वो किसका नहीं होता। और जब बहुत सारी दवाइयां खाई जाती हैं तो इससे हमारे शरीर को क्षति पहुंचती है, और हमारा जो नेचुरल हीलर है, प्राकृतिक चिकित्सक इम्यून सिस्टम, उसको बहुत नुकसान हो जाता है और वो काम ठीक से नहीं कर सकता। एक अमेरिका के डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर एलन ग्रीनबर्ग, ये क्या बोल रहे हैं कि अब मैं रिटायर होने के बाद ईमानदारी से कह सकता हूं कि अगर तो आपका कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत है, लेकिन आप अपने बुढ़ापे तक अपनी जिंदगी अच्छी तरह तभी जी सकते हो अगर डॉक्टरों और अस्पतालों से बचोगे तो। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर एलन ग्रीनबर्ग जो एमडी डॉक्टर है वो कह रहे हैं। और उसकी जगह वो कहते हैं आप न्यूट्रिशन, अच्छी खुराक के बारे में सोचिए, हर्बल मेडिसिन के बारे में सोचिए, और जो प्राकृतिक कोई दवाएं हैं उसके बारे में सोचिए। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो किसी अच्छे नेचुरोपैथिक फिजिशियन जो प्राकृतिक चीजों का काम करता है, प्राकृतिक दवाओं का काम करता है, या प्राकृतिक खुराक का काम करता है, उसको मिलिए अगर आपको कोई ऐसा अवेलेबल है तो। क्योंकि ये डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी दवाइयां हैं, अंग्रेजी दवाइयां, ऑल ड्रग्स दे आर टॉक्सिक, वो जहरीली हैं, विषैली हैं, और
वो बनाई गई हैं, दे आर डिजाइन सिर्फ बीमारी के लक्षण को ठीक करने के लिए, किसी बीमारी को पूरी तरह जड़ से ठीक करने के लिए नहीं। एक बहुत मशहूर ऑथर है, बहुत सारी किताबें इनकी लिखी हुई हैं, ऑल्डस हक्सले। ये क्या कहते हैं कि मेडिकल साइंस ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस, इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि पूरी दुनिया में कोई भी स्वस्थ आदमी नहीं बचा है उन दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से। आज हर आदमी बीमार है। स्वस्थ आजकल के जमाने में एक रेयर चीज बन के रह गई है। स्वस्थ 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 तो बचा ही नहीं। आज स्वस्थ तो कोई आदमी है ही नहीं है। सिर्फ ये हो सकता है उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, किसी बीमारी के लक्षण नहीं है, लेकिन बीमारी के लक्षण का ना होना इसका यह मतलब नहीं है कि आदमी स्वस्थ है। लेकिन स्वस्थ होने का डेफिनेटली मतलब है कि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं। और आज जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, जितनी हेल्थ डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, उनके साथ उनको काबू करना आज डे बाय डे ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। चाहे मेडिकल साइंस ने जितनी भी ज्यादा तरक्की कर ली, जितना ज्यादा आगे बढ़ गई, लेकिन शारीरिक और मानसिक समस्याएं उससे ज्यादा बढ़ चुकी। तो दुनिया भर में जो कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं वो ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव सिस्टम का मतलब होता है कि जो जाने पहचाने सिस्टम है मेडिसिन के, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक, उसको छोड़ के और जो चीजें हैं जिसको हम इन जो दवा दो खुराक के रूप में हो सकते हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं ताकि इन हेल्थ प्रॉब्लम को रोकने के लिए एक पूर्णतः अप्रोच की जा सके, एक पूर्णतः उनको डील किया जा सके, एक एक चीज को नहीं। इसको पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जो प्रकृति में उगती हुई जड़ी बूटियों, और जो दुनिया भर के वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, वो इन जड़ी बूटियों के जो शरीर को स्वस्थ करने का जो उनकी ताकत है, उन रहस्यमय ताकत है, उसको पहचानने के अंदर लगे हुए। हिप्पोक्रेटिस एक आदमी हुआ आज से लगभग 2500 साल पहले। हिप्पोक्रेटिस ये जो मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन, उसके फादर माने जाते हैं। लेकिन वो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन जिन्होंने एलोपैथी को शुरू किया था, वो क्या बोलते थे, नेचुरल फोर्सेस विद इन अस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिजीज, कि हमारे अंदर जो प्राकृतिक फौज बैठी हुई है, यानी कि इम्यून सिस्टम, बीमारी को पूर्णतः ठीक, सच्चे मायनों में ठीक वही कर सकता। मेडिसिनल हर्ब्स, औषधि है, जड़ी बूटियां। प्रकृति में लगभग हर बीमारी को ठीक करने के लिए कोई ना कोई जड़ी बूटी है, प्रकृति ने बनाई हुई है। अब आपको मैं बात बताऊं, जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनके अंदर भी दिल होता है, उनके अंदर दिमाग होता है, उनके फेफड़े होते हैं, गुर्दे होते हैं, सब कुछ होता है जो इंसान के अंदर है। उनको भी बीमारियां आती हैं, कम आती हैं क्योंकि वहां पे पोल्यूशन कम है, वो केमिकल नहीं खाते, उनको कम आती हैं, लेकिन बीमारियां आती हैं। जब उनको कोई बीमारी आती है तो वो नेचर में, जंगलों में से कोई जड़ी बूटी को खींच के तोड़ के खाते हैं, कि उनको प्रकृति ने सिखाया है। आजकल के जमाने की रियल नीड, जरूरत क्या है, इन जड़ी बूटियों को पहचानने की। एक चीज है जिसको बोला जाता है फाइटोथेरेपी। इसका मतलब है पौधों और पौधों से निकाले हुए जूस, उसका दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाना, इसको फाइटोथेरेपी बोलते हैं। और फाइटोथेरेपी को एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी बोला जाता है। ट्रेडिशनल जो जुगों जुगों से इलाज चले आ रहे हैं, उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बोला जाता है। हिप्पोक्रेटिस जो फादर ऑफ मेडिसिन भी आपको बताया, उन्होंने ये बात भी बोली थी, लेट फूड बी योर मेडिसिन, खुराक को ही अपना दवाई बनाओ, नहीं तो आने वाले टाइम में आप दवाइयों को अपनी खुराक बनानी पड़ेगी। और वो कहते थे कि इसको अपनी हेल्थ डिसऑर्डर को रोक सकते हो कुछ औषधीय जड़ी बूटियां अपनी रोज की खुराक में अगर शामिल कर लो तो। आज से लगभग 150 साल पहले एक वैज्ञानिक हुए, थॉमस एडिसन। उन्होंने कहा था 150 साल पहले कि भविष्य का जो डॉक्टर है वो इंसान को ड्रग से, दवाइयों से ठीक नहीं करेगा, लेकिन रादर वो उनको क्योर करेगा, जड़ से ठीक करेगा और प्रिवेंट करेगा, रोकेगा बीमारियों को। किससे? न्यूट्रिशन से, खुराक के साथ।
150 साल पहले थॉमस एडिसन का भी इतनी दूर की सोच थी। अब प्राकृतिक जड़ी बूटियों में मशरूम्स एक ऐसी चीज है कि जिनमें बहुत ही ज्यादा औषधीय तत्व, पावर पैक्ड भरे पड़े हैं। चाइना में इसके ऊपर बहुत जानकारी ली गई है, बहुत ज्यादा स्टडी की गई कई हजार सालों से। और इवन हमारे इंडिया के आयुर्वेदा में जड़ी बूटियों के ऊपर बहुत जानकारी की गई। मशरूम के ऊपर इतनी नहीं की गई, लेकिन जड़ी बूटियों को बहुत बहुत की गई। चाइना में बहुत ज्यादा है। तो इसको दुनिया भर के सोसाइटीज में इसको बहुत स्वादिष्ट और न्यूट्रिशनल, जिसमें बहुत फूड वैल्यू है, इसको माना गया है। मशरूम को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, रेशेदार खुराक, मिनरल्स, विटामिन, इनको उनके उन एक अच्छा सोर्स माना गया है। मशरूम की दुनिया भर में वैरायटीज कैसी होती है? दुनिया भर में 38,000 से ज्यादा किस्मों की मशरूम हैं। जब मैं डीएक्सन से जुड़ा था, मैं गिनती की 4-5 ही जानता था, और जब मेरे को उस पहले दिन की मीटिंग में बताया गया था 38,000 किस्म की मशरूम होती हैं, मैं सुन के बहुत हैरान हुआ था। और अब तो मैं इस फील्ड में काफी गहराई में जा चुका हूँ। 38,000 किस्म की मशरूम होती हैं, लेकिन उनमें मेडिसिन, जिसमें औषधीय तत्व होती हैं, वो बहुत कम होते हैं। सिर्फ 2000 के करीब होती हैं जिनमें कुछ औषधीय तत्व होते हैं। और उन मशरूम का ध्यान दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं उनकी तरफ गया, और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की, शोध करने शुरू किए, और उनके ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट्स, ट्रायल को क्या बोलते हैं, ट्रायल्स करने शुरू किए गए उनके औषधीय तत्वों, औषधीय मेडिसिनल पोटेंशियल, औषधीय ताकत के बारे में। इनमें ये 6 मशरूम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनमें औषधीय तत्व बहुत होते हैं, ये मानी जाती हैं। एक उनमें है गैनोडर्मा लूसिडम, एक है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, एक है जिसको बोलते हैं हेरिस्टियम एरेनेसियस लायंस मेन, एक होते हैं ग्रेफोला फ्रंटोसा, इसको बोलते हैं हेन ऑफ द वुड्स, एक होती है इसको बोलते हैं ट्रेमेटिस वर्सिकुलर या कोरियोलस वर्सिकुलर भी कहते हैं, आम भाषा में टर्की टेल, या लेंटिनोला एडोट, इसको शिताके कहा जाता है। इन सब में जो जड़ी बूटियों का राजा है वो है गैनोडर्मा लूसिडम। पिछले कुछ सालों से गैनोडर्मा ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, और इसको जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। जापान में गैनोडर्मा को रेशी बोला जाता है, चीन में इसको लिंगजी बोला जाता है। रेशी का मतलब होता है जापानी भाषा में गॉडेस ऑफ डिविनिटी, लिंगजी होता है गॉडेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी कि इसको एक देवी के रूप में माना जाता है। चाइना, जापान में देवी के रूप में माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है। चाइना में, चीन में गैनोडर्मा को पिछले लगभग 5000 साल से इस्तेमाल किया जाता है, और इसको ए मशरूम ऑफ लॉन्गेविटी एंड इमोर्टैलिटी, एक लंबी उम्र देने वाली और अमर करने वाली मशरूम कहा जाता है। आज से लगभग 5000 साल पहले चीन में चीनी भाषा में एक किताब लिखी गई थी, शिन्नो होन्जोक्यो। एक शेनोंग नाम का आदमी हुआ था, उन्होंने बहुत, उनका जड़ी बूटियों में बहुत दिलचस्पी थी, तो उन्होंने जो अच्छी अच्छी औषधीय जड़ी बूटियां हैं उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की, और उन्होंने जड़ी बूटियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला होता है जिसमें औषधीय तत्व थोड़े बहुत होते हैं, इंफीरियर कैटेगरी। दूसरा जिसमें औषधीय तत्व ठीक ठाक होते हैं, एवरेज कैटेगरी। और तीसरा जिसमें औषधीय तत्व बहुत होते हैं, सुपीरियर कैटेगरी। और सुपीरियर कैटेगरी में गैनोडर्मा को नंबर 1 पे रखा गया, गैनोडर्मा लूसिडम। गैनोडर्मा की आगे 200 प्रजातियां होती हैं, लूसिडम इज वन ऑफ देम, जिसको रेड गैनोडर्मा कहा जाता है। जो रेशी मशरूम है, इसको चाइनीज फार्माकोपिया में जो औषधीय उनके ग्रंथ है उनमें बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, बहुत महत्व दिया जाता है। और ये कई हजारों सालों से इसको बहुत सारी दवाइयों, बीमारियों के लिए, जख्मों के लिए, इंफ्लेमेशन, सूजन के लिए, और जख्मों के लिए, कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो चाइनीज रिसर्चर है उन्होंने कुछ
जो एनिमल्स के ऊपर जो स्टडीज की, उन्होंने देखा कि हमारे एक इम्यूनोग्लोबुल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, बहुत जिनमें बहुत वैल्यू होती है कि ये रेशमी मशरूम उस पे काम करती है। कई दशकों की साइंटिफिक रिसर्च ने बताया कि गैनोडर्मा में 400 से ज्यादा औषधीय तत्व होते हैं। और गैनोडर्मा, अब मैंने जब देखा डीएक्सएन में बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत गैनोडर्मा के बारे में जान लेते हैं, वो गैनोडर्मा के कैप्सूल उठा के, आरजीजीएल के कैप्सूल उठा के जाते हैं कि ये शुगर की दवाई है, ये दमे की दवाई है, ये गठिए की दवाई है, ये फला दवाई है। इस पे कोई विश्वास नहीं करेगा। समझने की बात यह है कि गैनोडर्मा डायरेक्टली किसी बीमारी के ऊपर काम नहीं करती। ये काम करती है हमारे बॉडी की कोशिकाओं के ऊपर, जो कि हर बीमारी की जड़ है। हमारे शरीर का आधार है कोशिकाएं, और उनमें इसके पांच काम है करने के: स्कैनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, रेगुलेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रीजनरेशन। मैं इनमें नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सब लोग डीएक्सएन में बहुत पुराने हो, आप इन सब चीजों को जानते होंगे। लेकिन इतना मैं बताना चाहूंगा कि गैनोडर्मा क्या करती है। सबसे पहले बीमारी को, जड़ को ढूंढती है, जो उसके अंदर विषैले पदार्थ होते हैं उनकी सफाई करती है, फिर जो उनका जो बिजली की क्रिया, रासायनिक क्रिया, उसको बैलेंस करती है, और फिर जो सेल में क्षति हुई होती है उसको रिपेयर करती है और उसको पुनरुत्पत्ति, रीजनरेशन करती है। ये कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है, कुछ फाइटर सेल होती हैं, उनको डेंड्रिटिक सेल बोलते हैं, मैक्रोफेजेस बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल बोलते हैं, साइटोकिन्स बोलते हैं, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, ये सब काम करती हैं। बायो इंटेलिजेंस, फैगोसाइटोसिस और कीमोटैक्सिस, जो मैंने पहले आपको इम्यून सिस्टम के 3 मेन काम बताए। बायो इंटेलिजेंस, बीमारी को पहचानना; फैगोसाइटोसिस, जो विषैले पदार्थ है उनको खा लेना; और कीमोटैक्सिस, उसको ब्रेकअप करना। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है बायो इंटेलिजेंस। तो जब तक शरीर के अंदर जो बीमारी है, जब तक उसकी जड़ नहीं पहचानी जाएगी तो बीमारी का इलाज कैसे मिलेगा? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बायो इंटेलिजेंस में क्या है, इंसान के शरीर में हजारों किस्म के कीटाणु होते हैं, और वो फ्रेंडली कीटाणु होते हैं। वो शरीर में जरूरी चाहिए होते हैं, हमारे शरीर के ठीक कामकाज करने के लिए वो जरूरी चाहिए होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही रोजाना हमारे वातावरण में हजारों किस्म के क्षति करने वाले दुश्मन बैक्टीरिया, वायरसेस भी भरे पड़े हैं, जो हमारे शरीर के ऊपर रोज अटैक करते हैं, हमला करते हैं। ये जो हमारे इम्यून सिस्टम की बायो इंटेलिजेंस है, वो पहचानती है कि फ्रेंडली बैक्टीरिया कौन है और जो दुश्मन वाले बैक्टीरिया वो कौन है। और कोई दुश्मन वाले बैक्टीरिया शरीर को अटैक करते हैं, तो जो बायो इंटेलिजेंस है वो उसको हमेशा के लिए याद रखता है। इसका मैं कोई उदाहरण देता हूँ, शायद आपको समझ ना आए, इसका उदाहरण बताता हूँ। जो बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है, अब किसी को मान लो पोलियो है, पोलियो का जो ड्रॉप लगाई जाती है, उसमें क्या किया जाता है, जो पोलियो के मरे हुए कीटाणु हैं उसका सोल्यूशन होता है, वो उसको दिया जाता है। जब वो सोल्यूशन बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा जो बायो इंटेलिजेंस सिस्टम वो उसको पहचानता है कि ये हमारे शरीर के लिए खराब है, लेकिन उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन उसका अटैक करने के, उसको खत्म करने के हमारे शरीर के अंदर एक तरह की चीज बना लेता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। और जब एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो फ्यूचर में जब भी कभी पोलियो का वायरस हमारे शरीर में आएगा तो एंटीबॉडीज उसको खत्म कर देंगे। वो उसको एक बार प्रॉब्लम आ गई हमेशा के लिए याद रखता है। इसी तरह चेचक है, चेचक का टीका लगा और एक बार उसने अंदर के बायो इंटेलिजेंस ने पहचान लिया, उसके बाद जब भी कभी कोई चेचक का वायरस, स्मॉल पॉक्स का वायरस शरीर में आएगा तो वो उसको खत्म कर देगा। ये है बायो इंटेलिजेंस की पावर। फिर है फैगोसाइटोसिस, कीमोटैक्सिस। ये पहचानने के बाद उसको सॉल्व कर लिया और उसको खत्म। उसके लिए ये जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, फाइटर सेल्स, एंटीबॉडीज होती हैं, टी सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं। उसके बाद नेचुरल किलर सेल्स होती हैं जो कि उनको केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको कीमोटैक्सिस बोलते हैं। अब जब वो हार्मफुल बैक्टीरिया थे, जो हार्मफुल
टॉक्सिन्स थे उनको केमिकली ब्रेक डाउन कर दिया गया। अगर वो शरीर में रहेंगे तो कोई बीमारियां पैदा करेंगे, तो शरीर उनको बाहर निकालता है, डिस्कार्ड करता है, और जब बाहर निकालता है तो हमें कुछ तरह के लक्षण आते हैं जिसको एलिमेंट रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब कई लोग, जब आप लोग डिक्सन के बारे में, आरजीजीएल के बारे में लोगों को बताते हो, तो किसी ज्वाइंट वाले को, पेन वाले को आपने दिया, तो कुछ देर बाद वो इंसान, मरीज आपको बोलता है जी मेरे तो ज्वाइंट पेन बढ़ गई। किसी को दमे की प्रॉब्लम है, वो बोलता है जी मेरे को तो दमे की ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वो एलिमेंट रिफ्लेक्शन है कि जब स्कैनिंग हो गई, डिटॉक्सिफिकेशन हो गई, तो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद वो जो उनके ब्रेक डाउन हो चुके हैं वो बाहर निकलते हैं, और जो लक्षण आते हैं उनको एलिमेंट रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या है, पहले टॉक्सिन को पहचाना गया, फिर उनको, इसका मतलब इम्यून सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया, फिर जो टॉक्सिन है बॉडी से बाहर निकाले गए, और जब बाहर निकलते हैं तो वो एलिमेंट रिफ्लेक्शन आते हैं। जब भी आप किसी इंसान को, किसी मरीज को जब गैनोडर्मा के बारे में बताओ, तो मेरी आपको एक राय है, उसको जरूर बताओ कि उसकी बीमारी के मुताबिक उसको क्या क्या एलिमेंट रिफ्लेक्शन आ सकते हैं, ताकि वो पहले से ही तैयार हो और उस एलिमेंट रिफ्लेक्शन पे आने पे घबरा ना जाए। ये ना कहे जी मेरे को तो रिएक्शन हो गया। एलिमेंट रिफ्लेक्शन के, ये जो है एक शरीर का पॉजिटिव रिएक्शन है, ये गलत नहीं है, पॉजिटिव रिएक्शन है। कई जगह पे इसको ऑपोजिशन इफेक्ट कहा जाता है, कई जगह रिकवरी सिम्पटम कहा जाता है, और नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के लिटरेचर में इसको हीलिंग क्राइसिस कहा जाता है। ठीक होने से पहले का क्राइसिस, विपदा, ठीक होने से पहले का संकट, ये बोला जाता है। तो जब ये रिफ्लेक्शन आते हैं, इसका मतलब है कि बॉडी अंदर जमा हुए जो टॉक्सिन है, जहरीले पदार्थ है, विषैले पदार्थ है, उनको बाहर निकाल रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, ये टेम्परेरी लक्षण है, और इनका एवरेज पीरियड है 1 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह का। बाकी अगर टॉक्सिन लोड ज्यादा है तो ये कम ज्यादा भी हो सकता है, तो आपको वो पेशेंट को समझा देना चाहिए। कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एलिमेंट रिफ्लेक्शन के। जो मेन चीज होती है, आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों में दिखने में हेजीनेस हो सकती है, वेस्ट, आंखों में से कचरा निकल सकता है, नाक बह सकता है, खांसी आ सकती है, गला सूख सकता है, गले में दर्द हो सकती है, जीभ में दर्द हो सकती है, मुंह में छाले हो सकते हैं, बदबू आ सकती है सांस लेने में, कान बंद हो सकते हैं, रैश, शरीर पे फोड़े फुंचे निकल सकते हैं। तो इनमें से घबराना नहीं है। हाथ पैर सो सकते हैं, पेन, पैरों में दर्द हो सकती है, इन चीजों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी पॉजिटिव निशानियां हैं। अब जब ये सारा सिस्टम पूरा हो गया, तो हमारा जो बॉडी का बेस्ट डॉक्टर है वो फिर से जिंदा हो जाता है। कि जब गैनोडर्मा के 5 एक्शन हमारे डैमेज सेल के ऊपर पूरे हो जाते हैं, तो हमारा जो डोरमेंट इम्यून सिस्टम, जो सोया पड़ा था डॉक्टर, स्लीपिंग डॉक्टर, वो फिर से इफेक्टिव हो जाता है, जाग पड़ता है, और जो इंसान का शरीर है वो फिर से दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बन जाता है। और वो जब बेस्ट डॉक्टर बन जाता है तो वो सारी बीमारियां और सारे जो स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स है वो ठीक करता है। गैनोडर्मा डायरेक्टली ठीक नहीं करते। गैनोडर्मा तो सिर्फ अंदर के सोए हुए डॉक्टर को जगाती है। ठीक तो अंदर का डॉक्टर करता है जब वो जग जाता है, और जब ये सब कुछ हो जाता है तो हमारा शरीर इस तरह बन जाता है, हमारे शरीर के आसपास एक रक्षा कवच हो जाता है, और जो विपदाएं हैं, कीटाणु हैं, वो ऐसे टकरा के बाहर चले जाते हैं। अब गैनोडर्मा की आजकल के जमाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंटीवायरल एक्टिविटीज। इसके बारे में दुनिया भर में बहुत रिसर्च हुई कि गैनोडर्मा के अंदर ट्राइटर्पीन्स होती हैं और बहुत तरह की चीजें होती हैं, गैनोडरियोल, गैनोडर्मोनोड, सो मेनी थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड। ये सब चीजें होती हैं, ये HIV-1 पे काम करती हैं, एड्स के ऊपर काम करती हैं। ये कुछ हैं जो कि इन्फ्लुएंजा, फ्लू वायरस पे काम करती हैं। कुछ होती हैं, एक हर्पीज वायरस होता है, कई बार आपने देखा होगा कि इंसान के जो होठ है उसके ऊपर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं, 20-25 छालों का एक समूह बन जाता है, उसको बोलते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स। तो ये जब वायरस है, ये गैनोडर्मा उन सब पे काम करती है। जब उन पे काम करती है तो आजकल जो इम्पोर्टेंट एक वायरस जिसने दुनिया में तबाही मचा की है, जिसका नाम है गैनोडर्मा, कोरोना। जब गैनोडर्मा काम करती है तो हम कोरोना वायरस को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि भाईजान नजदीक ही नहीं आना, हमसे दूर ही रहना। अब डीएक्सन, जो कि मानवता की सेवा में लगी हुई है कंपनी, डॉक्टर लिम सजिल, ए ग्रेट मैन, जिन्होंने बहुत साल पहले 1980 के दशक में गैनोडर्मा के
महत्व को, पोटेंशियल को, ताकत को पहचाना और उन्होंने समझा कि ये इंसानों की जिंदगी में जो कि तरह-तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं पूरी दुनिया भर में, उनकी जिंदगी में एक बेहतरी ला सकती है। तो 10 साल उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, गैनोडर्मा की रिसर्च की और रिसर्च करके इसको उगाने की टेक्निक डेवलप की, क्योंकि ये गैनोडर्मा प्राकृतिक एनवायरनमेंट में ये बहुत कम मिलती है, बहुत जंगलों में मिलती है और उधर भी बहुत कम होती है। तो उन्होंने इसको उगाने की एक टेक्निक डेवलप की, 10 साल की रिसर्च की, जिसके लिए उनको पीएचडी की डिग्री मिली और उन्होंने ये कंपनी बनाई डीएक्सन, जो कि उनका सपना था। क्यों बनाई? उनका सपना था कि ह्यूमैनिटी, सफरिंग ह्यूमैनिटी, जो मानवता है, जो सफर कर रही है, उसको ठीक किया जाए, ये उनका एक सपना था। तो ये करके उन्होंने एक पोल्यूशन फ्री, प्रदूषण रहित वातावरण में, एक मलेशिया में एक केडा प्रोविंस है, वहां पर एक 60 एकड़ का फार्म लिया और गैनोडर्मा को उगाना शुरू किया। जो गैनोडर्मा उगाने की टेक्निक डिएक्शन की है, वो बिल्कुल अद्भुत है। उसको टिश्यू कल्चर कल्टीवेशन कहा जाता है। दुनिया की और भी बहुत कंपनी गैनोडर्मा उगाती है, लेकिन मेरा 18 साल का तजुर्बा है कि उस गैनोडर्मा में वो पावर नहीं है जो डीएक्सन की गैनोडर्मा है। उसका कारण है इसकी ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है, उसके कारण। इस समय पूरी दुनिया में इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। आज पूरी दुनिया में यही बात हो रही है, इम्यूनिटी को बढ़ाओ ताकि कोरोना के जैसी, कोविड-19 की जैसी बीमारियों से लड़ा जा सके। कोरोना के बारे में क्या बोला जाता है? वो आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हो, वो क्या बोलता है कि दुनिया की सरकारों के पास कोरोना का कोई इलाज नहीं है। सिर्फ हर सरकार कहती है उसको रोकने के लिए एक ही हल है, अपने इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को ठीक करो। और गैनोडर्मा सिर्फ यही काम करती है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ठीक करती है ताकि हम इन चीजों से लड़ सके। और जो डीएक्सन प्रोडक्ट्स हैं, आज सिर्फ इसमें कैप्सूल नहीं है, डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, चाय है, कॉफी है, साबुन है, शैम्पू है, ये सब चीजें हैं, सीरियल्स हैं, जिनको आज दुनिया के, ये सॉरी मैं गलत लिखा है, 90 नहीं है, ये 190 है। दुनिया के 190 देशों से ज्यादा लोग इसको अपनी परिवार की स्वास्थ्य के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मेरे को 18 साल हो गए डीएक्सन के साथ जुड़े हुए और मुझे गिनती तो नहीं पता मैं कितने मरीज डील कर चुका हूं, पर मैं भी 60-70 हजार तो होंगे। और इस दौरान मैं लगभग हर किस्म की बीमारी के साथ डील कर चुका हूं, जो कि पहले अपने एमबीबीएस के दौरान, एमबीबीएस के बाद जो मेडिकल अफसर था जगह जगह पे, जो उस समय वो करने का मेरे को मौका नहीं मिल रहा था, जो इन 18 साल में जो जिस तरह की बीमारियों से मैं डील कर चुका हूं और जो मैंने नतीजे देखे हैं, उससे मेरे को दुनिया भर में बहुत लोगों की दुआएं, उनके गुड विशेस और वो मिल रही है और इसमें मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो मैं आपके साथ अभी कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जो इनक्योरेबल बीमारियां हैं, उनके कुछ मैं आपके टेस्टिमोनियल, कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले कैंसर। जब मैं एमबीबीएस डॉक्टर के तौर पे प्रैक्टिस करता था, तो मेरे पास किस तरह के पेशेंट आते थे? खांसी है, बुखार है, जुकाम है, कैंसर के पेशेंट नहीं आते थे। कैंसर का पहला पेशेंट मेरे पास आया था, पहला मरीज आया था सितंबर 2002 में, जब मेरे को लगभग 8 साल हो गए थे ये गैनोडर्मा की बात करते हुए। वो मरीज, उनको बड़ी आंत का कैंसर था, ऑपरेशन हो चुका था, कीमोथेरेपी हो चुकी थी, रेडियोथेरेपी बीजें लग चुकी थी और कैंसर, उसके बावजूद कैंसर उनके जिगर में, लिवर में और रीढ़ की हड्डी में पहुंच चुका था और उस समय उनको सिर्फ 2-3 महीने की लाइफ दी गई थी कि आपके पास अभी इतना ही समय बचा है। किसी ने मेरे बारे में बताया, सारी अपनी रिपोर्ट लेकर मेरे पास पहुंच गए कि जी किसी ने आपके बारे में बताया कि आपके पास कोई कैंसर की दवाई है। तो मैंने उनको बोला कि जी किसी ने आपके साथ मजाक किया, मेरे पास कोई कैंसर की दवाई नहीं है, मेरे पास तो नेचर की बनाई हुई। मैंने उनको मैंने गैनोडर्मा दिखाई, ये गैनोडर्मा दिखाई,
कि मेरे पास तो नेचर की बनाई हुई ये बूटी है। और उनको मैंने बताया कि मैंने इसके बारे में कुछ किताबों में पढ़ा, कुछ रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ा कि ये कुछ कैंसर पे काम करती है या नहीं करती मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक मैंने किसी कैंसर के मरीज को नहीं दी। वो बड़े पॉजिटिव आदमी थे। मेरे को कहने लगे आप सर राय क्या देते हो। मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि जो आप उस कैंसर अस्पताल में लगभग 2.25 महीने दाखिल रहे हो, वहां रह के आपने देखा होगा कि कैंसर के पेशेंट का जो अंत होता है बहुत दुखदायी होता है। जब कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है, मरीज को बहुत बहुत तकलीफ होती है और दर्द सहा नहीं जाता, तो उनको नशे के, मॉर्फिन के या ट्रामाडोल के 4-4, 5-5 रोज के टीके लगाए जाते हैं और फिर भी दर्द खत्म नहीं होता। कहते हाँ जी पता है। तो मैंने उनको बोला कि आप ये गैनोडर्मा की जो प्रोडक्ट है आरजीजीएल वगैरह, इसको इस्तेमाल करो, ये सोच के इस्तेमाल करो कि आपका अंत तो आ रहा है। इस्तेमाल इसलिए करो कि जो आपके पास 2-3 महीने बचे हैं वो ठीक ठाक गुजर जाए, आपकी मौत तड़प तड़प के ना हो, ताकि यू लिव ए क्वालिटी लाइफ एज लॉन्ग एज यू लिव। जब तक जिंदा हो क्वालिटी लाइफ जियो। उन्होंने शुरू किया, आई डोज शुरू किया था। उसके 4.5 महीने के बाद वो उसी अस्पताल में जिन्होंने उनको 2-3 महीने की लाइफ दी थी, 4.5 महीने के बाद उसी अस्पताल में टेस्ट कराने गए थे। डॉक्टर बहुत हैरान थे कि अभी जिंदा कैसे हैं। उनके सारे टेस्ट किए गए और सारे टेस्ट करके उनको रिपोर्ट दी गई कि आपके अंदर अभी कैंसर का नामो निशान नहीं है। और उसके बाद वो आदमी लगभग 16 साल से ज्यादा एक बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी जिए। तो आप समझ सकते हो उससे मेरे को कितनी खुशी मिली। उनको तो मिली होगी, तो मेरे को कितनी खुशी मिली कि आज मैं एक ऐसे इंसान के काम आ सका जिसको जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी। किडनी फेलियर, कोई मरीज शुगर से बहुत देर तक पीड़ित हो या ब्लड प्रेशर से बहुत तक पीड़ित हो या कोई दवाइयां होती हैं जैसे स्टीरॉइड की दवाइयां होती हैं, बहुत खिलाई जाए तो कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद गुर्दे फेल हो जाते हैं। शुगर की दवाइयां खाने के बावजूद, ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाने के बावजूद गुर्दे फेल हो जाते हैं और डायलिसिस शुरू हो जाता है कि वो मशीन से खून साफ कराना पड़ता है। तो मेरे पास जो एक मरीज आया था, उस समय उनकी लगभग 60-62 साल की उम्र थी। 20 साल से शुगर के मरीज थे और ब्लड प्रेशर के मरीज थे और उनके गुर्दे फेल हो चुके थे और उनको डायलिसिस चल रहा था 1 साल से, हफ्ते में 2 बार। और उनके डॉक्टर ने, जो चंडीगढ़ में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है पीजीआई, वहां का इलाज चलता था, तो उन्होंने कहा था कि आप जब तक जिंदा हो ये डायलिसिस चलेगा और हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बोला जी भगवान का नाम लेके ये ट्राई करके देख लो, आपके पास और तो कोई चारा है नहीं है। तो उनको ये गैनोडर्मा आरजीजीएल स्पिरुलिना खिलाना शुरू किया गया और 4 महीने के बाद उनका डायलिसिस बंद हो गया और उसके बाद वो लगभग 80 साल की उम्र तक एक बहुत बढ़िया जिंदगी जिए और खुशहाल रहे। कोमा, ये एक मेरे पास एक लड़के को लेके आए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, 19 साल उम्र थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में उनकी बाईं टांग की नीचे की दोनों हड्डियां टूट गई थी। तो पटियाला के बहुत बड़े अस्पताल में, कोलंबिया अस्पताल है, वहां पे दाखिल किया गया, ऑपरेशन किया गया, उनकी हड्डियों को जोड़ के प्लेट लगाई गई और प्लेट लगाने के बाद ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर हड्डी वाले वो तो गए प्लेट में लगा के, तो उसके बाद उसको वापस होश में लाना वो एनास्थेटिस्ट का काम था, जो वो बेहोश करने वाले डॉक्टर होते हैं, वापस होश में लाना उनका काम था। लेकिन वो लड़का होश में नहीं आया और वो कोमा में चला गया और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। लगभग 1.5-2 महीना वो कोमा में रहा। किसी ने मेरे बारे में बताया, वो मेरे को लेके उनके घर गए, तो मैंने उनको भी बोला कि भगवान का नाम फिर लेके ट्राई कर लो और तो कुछ चांस तो नहीं है। तो उनको ये शुरू किया और ये जो आरजी और जीएल के कैप्सूल हैं, स्पिरिनो के कैप्सूल हैं और नोनी जी, उस समय मोरिजी होता था, वो जूस, उसको लगभग हर घंटे 1.5 घंटे के बाद जो खाने की ट्यूब लगी हुई थी उसके नाक में, उस ट्यूब के द्वारा पानी में घोल के उसको दिया जाने लगा। और 11वें दिन, तीसरे दिन वो बच्चा पहले बहुत रोया, 11वें दिन वो बच्चा बोलने लग गया और लगभग 27-28 दिन के बाद, 4 हफ्ते के बाद वो चलने फिरने लग गया और आज वो अच्छी जिंदगी जी रहा है। अब ये एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, डायबिटिक फुट। जो शुगर के मरीज होते हैं, सारी उम्र दवाइयां खाते हैं, वो दवाइयां खाने से
उनकी शुगर तो लगभग कंट्रोल रहती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि कोई पैर पे कोई जख्म हो जाए, टांग पे कोई जख्म हो जाए तो वो ठीक नहीं होता, और जख्म बढ़ता जाता है और अंत में एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं गैंग्रीन। जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, उन सब अस्पतालों में अलग अलग विभाग होते हैं। आंखों का विभाग, कान नाक गले का विभाग, मेडिसिन का विभाग, सर्जरी का विभाग, उसका एक अलग विभाग होता है। उस विभाग का नाम है डायबिटिक फुट डिपार्टमेंट। क्यों इतनी सीरियस बीमारी है, उसका अलग एक डिपार्टमेंट है, और वहां पर सिर्फ जो डायबिटिक फुट का मरीज आता है, सिर्फ काटने के अलावा और कोई उनके पास हल नहीं होता। पर मैं इन सालों में गैनोडर्मा के दया से, भगवान की कृपा से कुछ ऐसे लोगों से डील किया कि जिनको बिल्कुल टांग काटने के लिए बोला गया था, पर आज वो दोनों टांगों पे चल रहे हैं, और उनको चलता देख के उनके घर वालों को तो जो खुशी होती है, मेरे को उनको चलता देख के ज्यादा खुशी होती है। अभी मैं आपको एक दो लोगों की फोटो दिखाता हूँ जिनकी टांग कटने वाली थी और आज उनकी क्या हालत। ये एक औरत है, ये औरत हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से मेरे पास आई थी नवंबर 2015 में, आज से लगभग 4.5 साल पहले। इनको 13 साल से शुगर की बीमारी थी, इंसुलिन के टीके लगते थे, और अक्टूबर 2015 में इनके लेफ्ट एंकल के ऊपर, टखने के ऊपर एक जख्म हुआ था। पहले छोटे मोटे डॉक्टरों का इलाज चलता रहा, वो जख्म बहुत बढ़ गया। फिर नवंबर के पहले 2015 के पहले हफ्ते में कांगड़ा में एक मेडिकल कॉलेज है, कांगड़ा के नजदीक है, टांडा मेडिकल कॉलेज, वहां पर दाखिल हुए। 22-23 दिन दाखिल रहने के बाद 27 नवंबर को डॉक्टरों ने इनके हस्बैंड को बोला कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब टांग काटनी पड़ेगी यहाँ से, ये घुटने से नीचे। तो कल को दोपहर को 10 बजे इनका ऑपरेशन होगा। 28 नवंबर 2015 को 10 बजे इनकी टांग कटनी थी। बाई चांस 27 नवंबर को किसी ने मेरे बारे में बता दिया। ये रात भर इंतजार करते रहे, सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह जब 5 बजे जब रोशनी हुई तो ये अस्पताल से भाग लिए, और ये टांडा पटियाला से लगभग 330 किलोमीटर दूर है। ये अस्पताल से भाग लिए और 11 बजे मेरे पास पहुंच गए। ये देखो 11:03 पे फोटो है, मेरे पास पहुंच गए। 10 बजे इसकी टांग कटनी थी और ये 11 बजे मेरे पास थे। इसकी हालत ये हालत थी, ये टांग की अंदर की साइड से, ये टांग के पीछे की साइड से, ये टांग के बाहर की साइड से। अब इसको जख्म को देख के कोई नहीं सोच सकता कि ये टांग बच सकती है, और मैंने भी इनको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाई। मैंने उनको साफ कहा था कि ये टांग बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने साफ बोला था कि ये टांग 100% नहीं, ये 200% काटने वाली है। बट जो मेरा इस गैनोडर्मा के बारे में जो मेरा तजुर्बा है, मेरी आपको एक राय है, मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, मेरी राय है कि टांग को काटने से पहले आप एक बार इसको ट्राई करके देखें, नहीं तो अल्टीमेटली काटनी तो है। तो उनको बोला ट्राई करते हैं, शुरू किया। एक हफ्ते के बाद ये टिश्यू नया मांस बनना शुरू हो गया। ये 11 दिन के बाद, ये 15 दिन के बाद, ये 3 हफ्ते के बाद, ये 1.5 महीने के बाद, ये 3 महीने के बाद, ये 4 महीने के बाद, और 7 महीने के बाद बाहर की साइड से पूरा जख्म भर गया और चमड़ी भी पूरी बन गई और पूरा जख्म ठीक हो गया। अंदर की साइड से ये 7 महीने, ये 1 साल और ये 1.5 साल के बाद ये टांग बिल्कुल ठीक ठाक थी और औरत चलने फिरने लग गई, इंसुलिन का टीका छोड़ गई, आज ये चलती फिरती है और आई एम श्योर मेरे को दुआएं देते ही होंगे। ये एक दूसरा मरीज है, ये नहीं। ये एक मरीज मेरे पास आया था, पंजाब में एक जगह है मानसा, ये वहां से आए थे आज से 2 साल पहले। बहुत डॉक्टरों पर जाके, कई अस्पतालों में जाके
किसी ने बताया था मेरे पास, मेरे बारे में आए थे, इसकी ये हालत थी, हड्डियां नजर आ रही थी। तो इनको भी मैंने ये बोला था कि ये पैर नहीं बचा, ये तो कटने वाला ही है, पर काटने से पहले आप ये प्रोडक्ट ट्राई करके देखो, भगवान का नाम लेके ट्राई करके देखो। लेकिन साथ में उनको ये भी बोला था कि ये जो अंगूठा और उंगली ये जो काली पड़ रही है, ये धीरे धीरे और काली पड़ेंगी, ये सूख जाएंगी, इनको काटना पड़ेगा, पर काटेंगे तब अगर ये पैर ठीक हुआ तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप इलाज शुरू करो। शुरू किया, 4 दिन के बाद जख्म के ऊपर लाली आनी शुरू हो गई। 1 महीने के बाद इतना मांस भर गया, लेकिन अंगूठा उंगली ये सूखनी शुरू हो गई। 2 महीने के बाद मांस लगभग पूरा भर गया, अंगूठा उंगली काफी सूख गई। 2.5 महीने के बाद मांस बिल्कुल कंप्लीटली पूरा भर गया, लेकिन अंगूठा और उंगली सूख गई। ऐसे मरीजों को मैं रोज अपने पास नहीं बुलाता, मैं इनको ये बोला करता हूँ कि मेरे को 4-5 दिन में व्हाट्सएप पे फोटो भेजते रहो। तो जिस दिन उन्होंने मेरे को ये फोटो भेजी, मैंने उनको वापस फोन किया कि अब अंगूठा और उंगली काटने का टाइम आ गया, अब ये अंगूठा और उंगली काटने का टाइम आ गया, अब आप पटियाला आ जाओ। तो 2 दिन के बाद मेरे पास आ गए। ये उसके पैर के ऊपर की फोटो, ये पैर के नीचे की फोटो, फिर इसका अंगूठा और उंगली काटी गई, ये काटने के बाद के ऊपर की फोटो, ये नीचे की फोटो, फिर उसके बाद ये 3 महीने के बाद की फोटो, ये 4 महीने, ये 5 महीने, ये 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने और 1 साल और 2 महीने के बाद, यानी कि 14 महीने के बाद ये पैर उसका ठीक ठाक था और ये आदमी अपना नॉर्मल काम काज लगभग 4-5 महीने के बाद अपना नॉर्मल नॉर्मल काम काज करने लग गया था। ये आप देखो क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है ना किसी और चीज में? ये सिर्फ ज्ञानोडमा, ये सब यही चीज कर सकती है, भगवान, नेचर, और नेचर की बनाई ये चीज यही कर सकती है। और मैं तो 18 साल से लोगों की दवाई ले रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है कि मैं सही मायने में अभी एक मेडिकल प्रोफेशन को निभा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जानकारी को और कुछ समझिए, अगर और कुछ जानना हो तो यू वेलकम, यू कैन आस्क मी, और लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आप इस चीज को अच्छी तरह समझ गए, अच्छी तरह आपने इसको अपना लिया, तो पता नहीं कितने लोगों का भला हो जाएगा, कितने लोगों की आपको दुआएं मिलेंगी और जिंदगी, लोगों की जिंदगी एक हसीन जिंदगी बन जाएगी और आपको एक मजा आने लगेगा कि आप किसी अच्छा काम कर रहे हो। तो मेरी आपको वन मिनट, एक मिनट, थोड़ा स्लाइड पीछे चल गई, मैं उसको ठीक करता हूँ। तो आपको आपकी जिंदगी के लिए मैं शुभ इच्छाएं देता हूँ और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, सजेशन भी है, एक डॉक्टर की एडवाइस भी है। आजकल जो कोरोना का प्रॉब्लम पूरी दुनिया में आ रही है, आप गैनोडर्मा को अच्छी डोज खाइए, स्पिरुलिना गैनोडर्मा को अच्छी डोज खाइए, तो आपको कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स प्रिकॉशन रखिए, लेकिन आपको उसके घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने सगे संबंधियों को भी खिलाइए ताकि वो लोग भी अच्छी जिंदगी जी सकें। आपका शुक्रिया। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी ईमेल आईडी है और ये मेरा फोन नंबर है। यू आर वेलकम, आप किस समय मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी आप मेरे से कुछ जानना चाहें, यू आर वेलकम। तानिया। थैंक यू डॉक्टर प्रवाना। आप अपने इतना कीमती समय आपने हम सबको दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपका सभी जूम व्यूअर्स की तरफ से और जूम अपने यूट्यूब व्यूअर्स की तरफ से, जिनको आपने इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन दिया, अपना इतना कीमती समय दिया और अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर किया। थैंक यू डॉक्टर प्रवाना। और मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगी हमारे नॉर्थ इंडिया मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर विजय कुमार को, ताकि वो आके कुछ शब्द आपके साथ शेयर करें। श्योर श्योर आगे। विजय सर। हाँ हाँ
सही बात। हाँ, हाँ।